हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। आज मैं पुनः आप सभी के लिए एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं कि जिसमें आप सभी को बड़ा मज़ा आने वाला है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, और इसमें हम लोग करेंगे 25 प्रश्न, ठीक है। और हालांकि ये पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 भी हम बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे, उसमें भी 25-50 जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम करवा देंगे उसमें। लेकिन अभी ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो एक ही चैप्टर में पूरा ऑब्जेक्टिव आना संभव नहीं था, इसीलिए हमने क्या किया, इसको पार्ट बाय पार्ट बना दिया, ठीक है। तो आप सभी बोर्ड भी हो जाते होंगे, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जब दिखा देते हैं तो आप सभी बोर्ड हो जाते हैं, और पहले वीडियो देखने से पहले ही आप लोग क्या हो जाते हैं ना, डीमोटिवेट हो जाते हैं। ओ कौन देखेगा यार, बहुत बड़ा वीडियो है। तो इसीलिए आपके लिए हम क्या किए ना, बहुत छोटा छोटा वीडियो लेके आए हैं ताकि आप कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कर सकें। और इसमें हम 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। जो जितने भी क्लास 10th के बच्चे जुड़े हुए हैं वो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। बिल्कुल पहले लाइक ठोक दीजिए, फिर उसके बाद कहानी शुरुआत होगी। चलिए, तो ये चैप्टर 2 का है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब इसमें जो प्रश्न होंगे वो हम लोग करेंगे। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप सभी को मिलते रहता है। आप लोग हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, इसमें ढेर सारा वीडियो पड़ा हुआ है आपके लिए। आप लोग बिल्कुल प्लेलिस्ट को ओपन करके हर वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। चलिए, तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आ चुका है, ये केमिस्ट्री से है। पहला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि देखिए, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी फटाफट क्या कीजिए, आराम से वीडियो से जुड़ जाइए और देखिए अब हम लोग करेंगे प्रश्न, ठीक है। आप लोग जैसे पिछले वीडियो में किए थे चैप्टर 1 में 1 से लेके 25 नंबर तक एक कॉपी में अंक डाल दीजिए, और उसके सामने जैसे ही प्रश्न आपके सामने आएगा उसका आंसर फटाक से ए या बी या सी या डी लिख दीजिए, ठीक है। और जब हम उसका आंसर बताएंगे, अगर आपका आंसर सही होता है तो आप टिक कर दीजिए कि हाँ सर मेरा ये सही था। और लास्ट में देखिए 25 में आप कितने प्रश्न को जानते थे, और एकदम ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि पढ़ाई में कोई बेईमानी नहीं करना है। जब तक पढ़ाई में ईमानदारी नहीं कीजिएगा आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो आप सभी क्या कीजिए, एकदम ईमानदारी पूर्वक एकदम ABCD लिखना है, और अंत में कमेंट में आपको लिख के बताना है कि आपका कितना मार्क्स आया, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपका क्या है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। फटाफट बताइए, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। उदासीन का मतलब होता है जो ना खट्टा हो, ना कड़वा हो, ना क्षारक हो, ना अम्ल हो। तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 5 है, बी नंबर 7 है, सी नंबर 10 है, और डी नंबर 1 है। इनमें से उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा। तो उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। तो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7। अच्छा, अम्लीय विलयन का कितना होता है। अम्लीय विलयन का कितना होता है, तो जो अम्ल होते हैं उसका pH मान होता है 7 से कम, और जो क्षारक होते हैं यानी कड़वा, जो खट्टा होता है यानी, ठीक है, जो कड़वा होता है यह क्षारक का pH मान होता है 7 से अधिक। तो क्षारक का अगर pH मान पूछे तो 7 से अधिक होता है, और अम्ल का पूछे, अम्लीय का पूछे तो 7 से कम, और उदासीन का पूछे तो आंसर क्या मारना है बच्चों, 7। फटाफट यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं, और एगो 100% एग्जाम में अबे करेगा। तो या तो उदासीन का आ जाएगा, या अम्लीय का, या क्षारीय का। तो अगर अम्लीय का आएगा तो आपको 7 से कम मारना है, क्षारीय का आएगा तो 7 से अधिक मारना है, और उदासीन का आएगा तो 7 मारना है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, कहता है कि निम्न में कौन एक प्राकृतिक सूचक है। सूचक मतलब जो अम्ल और क्षारक की पहचान कराता है उसे हम सूचक कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव वाला वीडियो में ऐसे हालांकि पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ करवाएंगे, हर चीज़ बताएंगे उसमें कि क्या क्या चीज़ होता है। तो फिलहाल अभी आप लोग जानिए कि प्राकृतिक सूचक कौन से हैं इनमें से जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। कहता है फेनोल्फेथलीन, नहीं, ये कृत्रिम है। हल्दी, ये क्या है, ये प्राकृतिक है। उसके बाद क्या कहता है,
मेथिल ऑरेंज ये कृत्रिम है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि हल्दी जो है ना हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। और सूचक का क्या काम है? अम्ल और क्षारक की पहचान कराना, अम्ल और क्षारक की पहचान कराना। समझ में आ गया? चलिए अब आपसे एक कमेंट में एक आंसर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। जब हल्दी की चर्चा हो गई तो कमेंट में आपको एक आंसर करना है। आपको बताना है कि हल्दी जो होता है क्षारीय माध्यम में किस रंग का होता है। अम्लीय हल्दी जो होता है, हल्दी का रंग जो है ना अम्लीय माध्यम में होता है पीला। अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? पीला। आपको बताना है कि हल्दी का रंग क्षारीय माध्यम में किस रंग का हल्दी होता है, ठीक है। हल्दी का रंग कैसा हो जाता है क्षारीय माध्यम में, आपको बताना है। समझ में आ गया? कमेंट में फटाफट बता दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। तो कहता है निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित का मतलब होता है कृत्रिम, जो बनाया जाता है। इनमें से कौन सा संश्लेषित सूचक है? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, लाल पत्ता गोभी सूचक तो है ही नहीं। मेथिल ऑरेंज ये हमारा कौन सा सूचक है? तो संश्लेषित सूचक है। कोई अगर पूछे कि बताइए कि अगर संश्लेषित सूचक कौन कौन है, तो मेथिल ऑरेंज याद रखिएगा, या आप फिनोल्फेथलीन भी याद रखिएगा, क्योंकि मेथिल ऑरेंज फिनोल्फेथलीन ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे हैं कृत्रिम सूचक के, या संश्लेषित या कृत्रिम एक ही हुआ। तो ये जो है ना मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन ये दो गो नाम ऐसा है ना आपको बड़ा कन्फ्यूजन करेगा। ये दो नाम याद रखिएगा, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन, ये दोनों हैं कौन से सूचक? संश्लेषित या कृत्रिम सूचक। संश्लेषित मतलब जो लैबोरेटरी में बनाया जाता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब ऑप्शन नंबर ए है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, बी नंबर है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, सी नंबर है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और डी में है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपको बताना कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? तो भाई आपको याद होगा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो दही में भी कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल, क्योंकि दूध से ही बनता है दही। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा बच्चों? लैक्टिक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। कहता है ऑक्सैलिक अम्ल निम्न में किसमें पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? अब इसमें से कौन से हैं जिसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है? तो देखिए संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, और इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। तो यानी इसका मतलब ये है कि टमाटर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो टमाटर में। अगर पूछता संतरा में कौन से अम्ल पाया जाता है, तो क्या बोलते बच्चों हम? संतरा में बोलते साइट्रिक अम्ल। और अगर सिरका में पूछता तो सिरका में एसिटिक अम्ल बोलते, इमली में क्या बोलते? तो टार्ट्रिक अम्ल बोलते। समझ में आ गया? देखिए एक प्रश्न करवा रहे हैं, लेकिन आपको 4 प्रश्नों का जवाब मिल रहा है। 1 2 3 4, चारों का 4 मिल गया जवाब। अगर आप ध्यानपूर्वक अगर समझिएगा तो आपका जो है ना ये 25 से 100 प्रश्न हल हो जाएंगे। समझ में आ गया? लेकिन बस आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न हमारा है शल्य चिकित्सा में, यानी शल्य चिकित्सा वाला में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है? आपको बताना है कि शल्य चिकित्सा में जब हड्डी टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग देखे होंगे प्लास्टर करवाया जाता है, करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता है? ठीक है, जब हड्डी टूट जाता है तो क्या करते हैं डॉक्टर साहब? पट्टी बांध के ऊपर पे प्लास्टर कर दिया जाता है। तो पूछता है आप क्या कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए नंबर है जिप्सम, बी नंबर है धोने का सोडा, सी नंबर है खाने का सोडा, और डी नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप सभी को पता है कि प्लास्टर किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा POP,
प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए किसको किसको पता था, बताइए फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है लिटमस विलयन जब ना हो तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। एक ऐसा लिटमस विलयन जब अम्लीय और क्षारीय जब ना हो तब यह किस रंग का होगा। आपको तो पता है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षारीय क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो कहता है जब ना नीला हो यानी ना वो क्षारीय हो ना अम्लीय हो, तब जो लिटमस पेपर प्राप्त होता है उसका रंग कैसा होता है। लिटमस का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए नंबर है लाल होता है, बी नंबर है नीला होता है, सी नंबर है बैगनी होता है, डी नंबर है काला होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा रंग होता है लिटमस का। ठीक है, कब, जब अम्लीय और क्षारीय ना हो तब किस रंग का लिटमस होता है। तो लिटमस होता है बैंगनी रंग का। किस रंग का होता है बच्चों, बैंगनी रंग का लिटमस होता है। कब, जब ये प्राकृतिक होते हैं, यानी मतलब ये कि ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो, तब यह किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का। कैसा होता है, बैंगनी रंग का। समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र इनमें से कौन सा सही है। इसमें सूत्र कौन सा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। पहला है CaSO4 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध 1/2 है तो अर्ध हाइड्रेट। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 × 10H2O। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सूत्र है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर CaSO4 × ½ यानी कैल्शियम सल्फेट × 1/2H2O। ये फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला है बच्चों। और ये जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है ना, ये हमारा धोने का सोडा का फॉर्मूला, याद रखना है। ये धोने का सोडा का फॉर्मूला है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। और हमारा ये जो CaSO4 × ½ है ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। समझ में आया बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो बताइए इसका pH मान कितना होगा। अब आपसे क्वेश्चन है कि नीले लिटमस को लाल कौन करता है, अम्ल। नीले लिटमस को लाल कौन करता है, अम्ल। करता है या नहीं करता है। नीला को लाल करेगा कौन, नीला को लाल करेगा कौन, अम्ल। क्या करेगा, अम्ल क्या करेगा, नीला को लाल कर देगा। और लाल को नीला कौन करेगा, लाल को नीला करेगा क्षार। क्या करेगा, क्षारक। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है कि नीला को लाल कर रहा है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। तो इसका pH मान कितना होगा। अब देखिए नीला को लाल कर रहा है तो अम्ल होगा, और अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। अब 7 से कम इसमें कौन कौन है, 6 है ना, ये सब तो 7 या 7 से अधिक है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 6, क्योंकि 6 अम्ल है। जब 7 से कम हो तो वो अम्ल होते हैं, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो इसका मतलब 6 है, 7 से तो कम है। इसका मतलब ये है कि ये अम्ल है, और यही क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए बड़ा आसान है, कहता है एसिटिक अम्ल का आयुपेक नाम क्या है। अब आयुपेक नाम हम कब बताएंगे, जब चैप्टर नंबर 4 बताएंगे तब। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव बना देंगे आयुपेक नाम क्या है। फिलहाल आप लोग जानिए कि इसका जनरल नाम क्या होता है। एसिटिक अम्ल किससे, यानी कि इसमें क्या होता है ना, ये जो इनमें से जो भी चीज़ है, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, या इनमें से कोई नहीं, इसमें से ये सभी आयुपेक नाम है। जब आयुपेक नाम आपको बताया जाएगा आगे चल के। ठीक है, फिलहाल आप जानिए कि एसिटिक अम्ल किसका आयुपेक नाम है, इसका आयुपेक नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, एथेनोइक अम्ल जो है इसका एसिटिक अम्ल का ही आयुपेक नाम है एथेनोइक अम्ल, क्योंकि ये इथेन से बनता है। किससे बनता है, इथेन से। तो एथेनोइक अम्ल हो गया। समझ में आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर आएंगे। चलिए
कहता है लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का होता है, अभी तुरंत अभी आपको बताए कि लिटमस क्या होता है, बैंगनी रंग का, ठीक है। लेकिन अम्ल में होता है तो वो नीला लाल हो जाता है, लाल नीला हो जाता है क्षार में, वो आपको पता है। लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का होता है यह किस पदार्थ का बना होता है, यानी ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, कवक से प्राप्त होते हैं, लीचेन से होते हैं, या जिम्नोस्पर्म से होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो लिटमस है ना, जो बैंगनी रंग का होता है, ये कहाँ से होता है, तो ये होते हैं लीचेन। किससे होते हैं, लीचेन नामक पौधा से ये प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, लीचेन नामक। अब देखिए लीचेन को बहुत लोग लाइकेन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लाइकेन। तो आप लोग लाइकेन और लीचेन में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, दोनों नाम एक ही है। बहुत सारे बुक में लाइकेन लिख दिया जाता है, तो लाइकेन के बारे में मत पढ़िएगा, वो शैवाल टाइप का होता है लाइकेन। आपको लीचेन याद रखना है, LICHEN, ठीक है, समझ में आया। तो लीचेन क्या होता है कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का होता है वो किससे बनता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है, लीचेन से। कहाँ से प्राप्त होता है, लीचेन नामक पौधा, ये पौधा है, क्या है, पौधा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको फॉर्मूला याद होगा, CaSO4 × ½ H2O, याद है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, कहता है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो अब इसका रासायनिक नाम क्या होगा, बोलिए। कैल्शियम, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हाफ है तो इसको बोलेंगे अर्ध, और H2O को बोलेंगे हाइड्रेट। बताइए कहाँ आपको दिख रहा है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। पहला है कैल्शियम सल्फेट, गलत। कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, ये भी गलत। कैल्शियम क्लोराइड, ये भी गलत। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, डी नंबर इसका करेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, डी नंबर, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है निम्न में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला कौन करता है, अभी तुरंत आपको बताए थे। लाल को नीला जब करे ना, लाल को नीला करे तो वो क्या होता है बताइए, लाल को नीला कर रहा है तो ये होंगे क्षारक। क्या होंगे, क्षारक। और आप सभी को पता होना चाहिए कि क्षारक जो होते हैं ना, जब क्षारक जल में प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, कौन सा आयन उत्पन्न करता है, OH-। याद रखना है, क्षारक को अम्ल में क्या, क्षारक को जब जल में घोला जाता है कौन सा आयन उत्पन्न करता है, आयन कौन सा उत्पन्न करता है, OH-। और अगर अम्ल को जल में डाला जाए तो कौन सा आयन उत्पन्न होगा, तो H+। क्या होगा, H+। आप सभी को पता होना चाहिए अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है और क्षारक OH-। तो क्वेश्चन है लाल को नीला कर रहा है, लाल को नीला कौन करेगा, क्षारक। लाल को नीला कौन करेगा, क्षारक। अब क्षारक जल में क्या उत्पन्न करता है, OH-। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, OH-। क्या हो जाएगा, OH-। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, भस्म माना क्षारक। क्षारक को क्या कहते हैं, जब जल में घोला जाता है ना क्षारक को, तब क्या कहलाता है, वो तब क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, क्षार कहलाता है, लवण कहता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब जल में क्षारक यानी भस्म को घोल देंगे ना तो उसका नाम हो जाएगा क्षार। क्या हो जाएगा, क्षार। जब जल में घोलेंगे तो क्षार हो जाएगा, जब जल में घुला हुआ नहीं रहे तो वो भस्म है, भस्म मतलब क्षारक है। समझ में आ गया, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, तो क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार। याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो दीवारों की सफेदी के लिए हम लोग क्या लाते हैं, तो आप देखते होंगे जब हम लोग दीवारों की सफेदी करना होता है यानी चूना करना होता है तो हम लोग बाजार से लाते हैं चूना। ये नॉर्मली चूना, खैनी वाला चूना नहीं कर देते हैं पेंट, इससे क्या करते हैं, बाजार से लाते हैं चूना। और वो जो चूना होता है ना, वो चूना होता है बिना बुझा हुआ चूना। क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है वो, ठीक है। और उस चूना को हम लोग क्या करते हैं, पहले जल में देते हैं यानी पानी में डालते हैं और पानी में वो खौलने लगता है। बताए थे पिछला वीडियो में उष्मा छेपी, उष्मा छेपी के बारे में, ठीक है।
जब पानी में खौलने लगता है तो फिर उसी को क्या करते हैं हम लोग, आराम से घोल बना के दीवारों की सफ़ेदी कर लेते हैं। तो हम लोग जो चूना बाजार से खरीदने जाते हैं तो क्या खरीदते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। और बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है वही पूछ रहा है। कहता है निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो बताइए कैल्शियम, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH है ना, ठीक। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी CaO। क्या होगा बच्चों, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए। समझ में आ गया, क्योंकि ये होते हैं बिना बूझा चूना। क्या होते हैं, बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। कहता है निम्न में कौन बूझा चूना है। ओहो, ये तो बिना बूझा हुआ चूना था ना, अभी तुरंत बताए बिना बूझा चूना कौन था, बिना बूझा चूना कौन था, CaO। CaO क्या है, बिना बूझा चूना। बिना बूझा का मतलब हुआ उसको पानी में अभी तक नहीं डाला गया है, कभी भी उसमें वो पानी नहीं पिया है, लेकिन जब पानी वो पी लेते हैं ना तब क्या होता है उसका फॉर्मूला, उसको कहते हैं बूझा चूना। तो बूझा चूना का फॉर्मूला होता है CaOH2, CaOH2। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपको याद रखना है। CaOH2 जो है ये बूझा चूना का फॉर्मूला है, और बिना बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब याद रखना है इसे हम सफ़ेदी के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में, सफ़ेदी के रूप में, यानी घर में पेंट करना है तो हमें इस चूने की ज़रूरत है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। इनमें से कौन है ऐसे जो साधारण नमक है। अब साधारण नमक कौन है, तो NaCl है या NaOH है या CaCO3 है या Na2CO3 है। तो बताइए इनमें से कौन सा साधारण नमक होगा। तो आप सभी को पता होगा कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो है ना ये हमारा साधारण नमक है। तो साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कहता है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इनमें से कौन सा है सूत्र किसका, तो खाने का सोडा का। तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों, NaHCO3 है या CaSO4 × ½ H2O है या Na2CO3 × 10 H2O है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खाने का सोडा जो होता है ना, खाने का सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ए नंबर इसका करेक्ट होगा। अब इसका व्यापारिक नाम, इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। H है ना, तो ये बीच में H बाई का काम करेगा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, तो सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला है खाने का सोडा का। किसका फॉर्मूला है, खाने का सोडा का, ठीक है। CaSO4 × ½ H2O क्या है, किसका फॉर्मूला है बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP का। और Na2CO3 × 10 H2O किसका फॉर्मूला है, तो ये धोने का सोडा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है भैया, धोने का सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 × 10 H2O यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। H मतलब बाई याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्या रखना है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट किसका फॉर्मूला है, खाने का सोडा का। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इनमें से कौन सा अम्ल है जो सिरका में पाया जाता है। कहता है गंध का अम्ल या गंध का अम्ल पाया जाता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो यानी आपको क्या करना है ना, इसके बाद सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा जब सिर घूमने लगता है तो हम लोग क्या खोजने लगते हैं, ठंडा।
ठंडा मतलब क्या, ठंडा कहाँ से मिलेगा, एसी से। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एसी से ही तो माइंड कूल रहता है। तो याद रखना है सिरका में जब भी सिर घूमे तो आपको क्या लगाना है, घर में एसी लगाना है। याद रखना है आपको एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। याद रहेगा, कभी भूलिएगा भी नहीं भूलिएगा। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, एसिटिक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होगा। आप सभी को पता होगा कि अम्लीय वर्षा क्या होते हैं। जिस वर्षा का जो है ना, वर्षा का एक पीएच मान होता है, जो वर्षा होते हैं उसका एक पीएच मान होता है, यानी वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं या अम्लीय भी होते हैं लेकिन थोड़ा सा कम होते हैं। लेकिन जब उस सीमा को क्रॉस कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टापन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है वर्षा में, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा, 5.6 होगा या 5.6 से अधिक होगा या 5.6 से कम होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5.6 से कम। कभी कभी सब्जेक्टिव में 2 नंबर में भी पूछता है अम्लीय वर्षा क्या है, तो आपको बताना है कि भैया जब वर्षा का ना पीएच मान 5.6 से कम हो जाए ना, तो उसे हम लोग कौन सा वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अम्लीय वर्षा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, इनमें से कौन सा है जिसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए नंबर है संतरा, बी नंबर है सिरका, सी नंबर है इमली और डी नंबर है टमाटर। तो बच्चों बताना है आपको कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ए, संतरा या नींबू भी रहेगा तो नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू और संतरा दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में याद रखना है कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। सिरका में आप सभी को पता चल गया एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में आपको पता होना चाहिए टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में आप सभी को पता होना चाहिए ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। याद है कि नहीं है, समझ में आ गया। तो सबका क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है। तो बताइए सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, संतरा या नींबू में, कोई दिक्कत। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है हमारे पेट में, ठीक है, हमारा जो पेट है, पेट मतलब अमाशय से ही चर्चा होता है। आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, हमारे पेट यानी अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, बी नंबर है सिट्रिक अम्ल, सी नंबर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी नंबर है टार्ट्रिक अम्ल। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl, ये हमारे पेट अमाशय में उत्पन्न होती है। अमाशय से कौन से, अमाशय की दीवार से कौन सा अम्ल निकलता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलती है। तो इसका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। होगा या नहीं होगा, फटाफट बताइए। बिल्कुल सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। कहता है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब जल की कठोरता को दूर करना है, समुद्र इलाका में वहाँ के लोग कपड़ा कैसे धोएंगे, समुद्र का पानी से। तो समुद्र का पानी का जो यूज करता है ना, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी वो क्या होता है ना, खारा पानी होता है। अब उसकी कठोरता कैसे दूर करेगी, अगर साबुन से कपड़ा धोया जाएगा तो बहुत ज़्यादा फेन निकलेगा, तो फेन निकलेगा तो कपड़ा तो धोया नहीं जा सकता है। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं क्या, धोने का सोडा। क्या यूज करते हैं, धोने का सोडा, क्योंकि वो क्या करती है, जल की कठोरता को दूर कर देती है। तो कहता है जल की जो अस्थायी कठोरता है उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का, धोने का सोडा का, विरंजक चूर्ण का या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्रयोग किया जाता है धोने का सोडा अर्थात सरफ का। सरफ आप लोग जानते हैं ना, अपमार्जक का यूज किया जाता है, ठीक है, अपमार्जक मतलब सरफ। सरफ का यूज किया जाता है किसमें, धोने का सोडा, यानी धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है कहाँ, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, चींटी के डंक या नेटल के डंक में, चींटी सब के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इनमें से बताना है आपको कि कौन सा अम्ल कहाँ पाया जाता है। तो
मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है या चींटी के डंक में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम होगा? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है। और वही क्या करती है, जब चींटी काटती है तो वो अम्ल क्या करती है, हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देती है। और जब हमारा शरीर में जाता है तो अम्ल तो हमारा शरीर है नहीं, हमारा शरीर है क्षारीय, तो वो क्या करता है, वहाँ फूल जाता है, क्योंकि अम्ल का वो विरोध करता है शरीर कि नहीं, अम्ल हमको अम्ल जो है ना शरीर में घुसने नहीं देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। तो आप सभी को याद रखना है, चींटी के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है भैया? मेथेनोइक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है हमारा 25 नंबर, ये आज का अंतिम प्रश्न है। तो आज आपको ये वीडियो आपको यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो ये पहले आप लोग क्या कीजिए, इस अंतिम प्रश्न को करते हैं। कहता है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, यानी सबसे खट्टा इनमें से कौन सा पीएच मान बताएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 7 से जितना ज़्यादा कम, जितना ज़्यादा कम, जितना ज़्यादा कम उतना ज़्यादा खट्टा। उतना ज़्यादा क्या होगा? खट्टा। खट्टा मतलब उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। याद रखना बच्चों, 7 से जितना ज़्यादा कम। अब 7 से सबसे ज़्यादा कम कौन है? 1 है। इसका मतलब ये है कि ये 1 जो है ना सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, अर्थात सबसे ज़्यादा खट्टा यही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किस पीएच का मान विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो इसका ए नंबर करेक्ट होगा, 1। बहुत लोगों को लगेगा कि अधिक है तो 4 होना चाहिए, लेकिन गलत है भैया। अम्ल में उल्टा चलता है। अम्ल में क्या चलता है? उल्टा। 1 है तो बहुत ज़्यादा खट्टा, 4 है तो थोड़ा कम खट्टा। समझ में आ गया? 6 है तो और कम खट्टा, 7 है तो खट्टा गायब, खट्टा गायब। चलिए, तो ये जो है ना, ये हमारा 25 प्रश्न था। आप सभी को बताना है कि ये 25 प्रश्न आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा आपके लिए तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, पहले तो कमेंट ये कीजिए कि आपका कितना में कितना सही हुआ। ठीक है, जैसा कि आप लोग शुरू में वादा किए थे कि जितना बनेगा उसमें हम लोग उतना कमेंट करेंगे। ठीक है, उतना कमेंट कर दीजिए फटाफट। और बहुत सारे ऐसे हैं जो चैनल को फर्स्ट बार ये ओपन किए हैं, तो पहले फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन होगा उसको प्रेस कर लीजिए। ऐसे होगा, बटन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन हमारा आएगा आपके बीच वो आसानी से आपके डिस्प्ले पे शो कर जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा हमारा वीडियो कब कब आ रहा है। ठीक है, और जो भी बच्चे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं ज़्यादा टाइम तक, वो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है आपके सागर सर, ज्ञानेंद्र सर कितना मेहनत करते हैं आपके लिए। तो फटाफट एकदम प्यारी स्माइल के साथ कमेंट फटाफट कर ही दीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले